प्रश्न है महोदय कि संसार में जितने भी मानव प्राणी हैं उन सबके नाम किसी भी अल्फाबेटिकल अक्षर में अ से लेकर अज्ञे तक के अक्षरों नाम के आधार पर ही रखे गए हैं। तो उनके जीवन का जो भाग्य का जो निश्चितीकरण है वह हमारा ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र केवल 12 राशियों के आधार पर ही निर्धारित किया है। यानी 12 राशियों के ग्रुप पर ही उन्हें सबको एक में समाविष्ट कर लिया और उसी 12 राशियों के अंतर्गत ही वो उनके भाग्य उदय का जो है विचार करता है और परिणाम देता है, उसी की व्याख्या करता है, उसी के आधार पर व्याख्या करता है। तो मेरा प्रश्न है कि अब इसमें धीरू भाई अंबानी जैसे महान धनी व्यक्ति भी हैं, हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हो या अल्पज्ञ हो अथवा कोई मूर्ख प्राणी जिसे हम कहते हैं पिछड़ा हुआ जनजाति या ग्रामीण समाज के लोग जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा से भी गरीब हैं और धन से भी गरीब हैं, अनुभव से भी गरीब हैं। तो क्या ये 12 राशियां जो हैं ये सभी उनके परिणामों को निश्चित कैसे कर सकती हैं? मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही। क्योंकि उसे मान लीजिए धीरू भाई अंबानी है, ध किस राशि पर आएगा? तो जिन राशि के अंदर ध से है उसी तरीके से कोई धृतराष्ट्र हो गया, कोई धीरज हो गया जो महान जो भूखों मर रहा है, कपड़े वस्त्र नहीं, उनके पास शिक्षा नहीं है, दीक्षा नहीं है। फिर उनका भी जब आप फल की जो राशि का जो है परिणाम बताते हैं तो सेम बताते हैं कि आज धीरू भाई अंबानी को धन आएगा, आज उनको अच्छे लोगों का संजोग होगा, शिक्षा होगा। लेकिन जो व्यक्ति एकदम अशिक्षित है, जिसको पेट भरने की भी की समस्या है, वो कैसे इन सब के ऊपर लागू होता है, ये मुझे स्पष्ट कीजिए। तो अभी उत्तर प्रारंभ करते हैं। अब ये तो बहुत मोटी मोटी बात हो गई, इसमें कई सारी बातें हो जाएंगी। जैसे एक सामान्य से बात उठाइए, एक ही धरती है, इसी धरती में जन्म लेने वाला कैसे कोई अमीर हो जाता है, कैसे कोई गरीब हो जाता है, कैसे कोई बीमार पैदा ले लेता है, इसी धरती पर सब जन्म ले रहा है। इसमें तो हम तो ज्योतिष की बात न मान करके हम गीता के सिद्धांत, कर्म के सिद्धांत को परस्पर विभेद नहीं है, परस्पर भेद नहीं है उसमें, एक ही है, समझने का फर्क है। तो जिस प्रकार एक ही माता पिता जो हैं मनुष्य की ही संतान है सभी, फिर भी कोई जन्म से बीमार होता है, कोई जन्म से स्वस्थ होता है, कोई जन्म से तेजस्वी होता है, कोई जन्म से मूर्ख होता है, कोई जन्म से नासमझ होता है, कोई जन्म से ही मंदबुद्धि होता है। भेद है कि नहीं है? उसी धरती में सब जन्म ले रहा है। वैसे ही एक ही मानव शरीर पा रहा है, कोई इस शरीर को पा करके बहुत बलशाली बलिष्ठ बन जा रहा है, कोई तैराक बन जा रहा है, कोई कबड्डी खिलाड़ी बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है। शरीर तो सबको ही मिला है, दिमाग, आँख, नाक, हाथ, पैर, सब कहने को तो सब वही हैं, लेकिन उसकी कहाँ पर कौन उसको किस प्रकार से नियोजन उसका करता है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अब इसका तो मेरा प्रश्न 1 मिनट ये है, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप कहते हैं ठीक है अपने अपने कर्म के आधार पर वो अपना नियोजन करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वो आपसे एक महामूर्ख जो कर्महीन है या कुछ नहीं है, वो भी आपके पास बाय द वे पहुँच जाता है और वो उसका नाम ही राम है, वो भी तुला राशि में है, और कोई जो कर्म कर रहा है वो भी तुला राशि का है, जो महान विद्वान बन गया हो गया, तो अगर वो भाग्य दिखा रहा है तो वही भाग्य वही तुला राशि का है, तो भाग्य फल आप बताते हैं उसको भी बताएंगे, और जो कर्म जो हर जगह सफल है उसको भी बताते, तो उसके ऊपर कैसे लागू होगा? मेरा प्रश्न है। अभी उत्तर तो पूरा हुआ नहीं है, आप दोबारा से अपना प्रश्न हमारा यही, इसीलिए मैंने स्टेप पर बात कर दिया कि आप स्पष्ट रूप से उत्तर जब मैं देना शुरू किया तो पहले व्यावहारिक उदाहरण से दिया जो आप डेली देखते हैं। अब ज्योतिष का उत्तर सुनिए। गणित में 11th-12th में एक प्रसिद्ध वो है जिसको कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें 2 यदि राशियां हैं अलग अलग संख्या में, तो उन दोनों को मिला करके कितनी राशियां बनाई जा सकती हैं, इसका कैलकुलेशन उससे किया जाता है। अब जैसे 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं, या राशियों को हटा दीजिए, नक्षत्र ही राशियां हैं, राशियों को हटाइए, तो 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इनको मिला करके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसकी जब आप गणित करिएगा तो ये गणित निकलेगा लाखों में। बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें 12 भाव भी तो चाहिए, कॉम्बिनेशन केवल नक्षत्र और उसके आधार पर तो बनता नहीं। तो 12 भाव
12 राशि और 27 नक्षत्र, इन तीनों के आधार पर हम जब कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि इनके अकॉर्डिंग कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे प्रश्न एक सामान्य सा आता है, 3 अक्षरों की संख्या को कितने तरीके से, 3 अंकों की संख्या को कितने तरीके से सजाया जा सकता है, प्रश्न है कि नहीं? प्रश्न है। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम उसको कई प्रकार से राशियाँ तो वही है, राशियाँ तो वही है, नक्षत्र भी वही है, 9 ग्रह भी वही हैं, लेकिन जब इनका हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो कॉम्बिनेशंस लाखों की संख्या में बनता है। और हम केवल राशि या ग्रह या नक्षत्र को नहीं पकड़ते हैं, हम उस कॉम्बिनेशन को पकड़ते हैं। उसमें सभी कॉम्बिनेशन एक जैसा फल नहीं देता है, सभी कॉम्बिनेशन अलग अलग फल प्रदान करते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने आज के टीवी न्यूज चैनल पर शैलेश पांडे जी का आता है, वो आपका राशि कैसा होगा बताते हैं इस प्रोग्राम में। किसी हफ्ते में किसी भी दिन आता है उनका, या किसी समय डेली आता है, तो वो बताते हैं आपका राशि क्या होगा। तो आपका तो बोलते हैं सीधे सीधे आप तुला राशि वाले का राशि ऐसा होगा, वृश्चिक का ये होगा, या धनु का ये हो गया, कन्या राशि वालों का ये होगा। सामान्य रूप से सबका वो बताते हैं। तो वो सत्य है कि आप जो सिद्धांत बता रहे हैं सही है? सूक्ष्म फलादेश के लिए मेरा सिद्धांत मेरा सिद्धांत नहीं, मतलब ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत वो भी प्रयोग करते होंगे। स्थूल नियम के लिए वो भी प्रयोग, वो सिद्धांत भी ठीक। जैसे कोई पूछेगा कि आलू की बुआई कैसे करते हैं, उसको यही नहीं कहा जाएगा कि भाई बीज लेके जाइए, वहाँ खेत में जाकर के हल चलाइए, वहाँ पानी पटाइए और आलू वो करिए। लेकिन वहाँ पर भी कई सारी बातें होती हैं। सभी खेत एक जैसे नहीं हैं, सभी मिट्टियों में उर्वरता एक जैसी नहीं है, सभी बीज की क्वालिटी एक जैसी नहीं है। तो जब सूक्ष्मता वाली बात होगी तो भाई मिट्टी की क्वालिटी की भी जांच होगी, बीज की क्वालिटी की भी जांच होगी, उसकी उर्वरता की भी जांच होगी, और वायुमंडल में किस प्रकार की क्या स्थिति है इसका भी जांच होगा, तब न सूक्ष्मता वाली बात होगी। पर स्थूल रूप से ये कह दिया जाए कि मिट्टी में आलू का बीज डाल करके जल का ठीक प्रकार से यदि वो किया जाए तो आलू उगता है, ये बात सही है कि गलत है? इसको ये बात तो सही है, बिल्कुल उसी प्रकार से उनकी बात भी सही। यानी शैलेश पांडे जी जो कह रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं, यानी किसी सबको खुश करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, किसी व्यक्ति की बात नहीं। यदि मोटे तौर पर राशिफल किया जाए तो वह भी स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो सत्य होता है। लेकिन वो जितना बताते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। हाँ, वो जो है सार्वभौमिक एग्जैक्ट के रूप में होता है कि जो हर जगह जो है वो घटनाएं होती हैं उस तरह से जो बताते हैं। लेकिन स्पेशलिटी उसमें कुछ विशेष नहीं दिखाते हैं। स्पेशलिटी चाहिए, इसका मतलब स्पेशलिटी अगर चाहिए तो आपके सिद्धांत के आधार पर उसका बृहद व्याख्यान, बृहद उसका समालोचन पर्यालोचन होना चाहिए। इसीलिए तो बात ये यही सत्य है। धन्यवाद। इसीलिए पर्सनली फलादेश। हाँ, धन्यवाद, संतुष्ट है। धन्यवाद। श्रीमते रामचंद्राय नमः।